हमारे पास अब मोबाइल में आ गया चैट जीपीटी। अच्छा जी, अच्छा। आप अपने सिम्टम्स टाइप करते हैं, वो जो पहले गूगल आपको पेट दर्द को अल्लाह माफ करे मैदे का कैंसर बना दिया करता था ना, वो जो वहम होता था, अब चैट जीपीटी मेक श्योर करता है कि आप मान जाएं आपको मैदे का कैंसर है। क्योंकि लोग ना आसान हो गई है ना, स्किन पे थोड़ा सा रैश हो गया, आपने तस्वीर खींच के चैट जीपीटी को भेज दी कि भाई डॉक्टर तो तस्वीर पे जवाब नहीं देगा, वो चैट जीपीटी या इस तरह के जितने भी चैटर बॉक्सेस हैं वो फिर आपको बताते हैं कि ऐसे तो नहीं है, ऐसे बड़े प्यार से आपसे ना बड़ी मुलायम तरीके से बात करेंगे कि जैसे आप डॉक्टर को चेक करा रहे हैं, और अल्टीमेटली आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, अच्छा इसने ये दवाई किया, चलो जाओ मेडिकल स्टोर से। मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि क्या चीज़ें चैट बॉक्स से नहीं पूछनी चाहिए। उसमें 3-4 चीज़ें उसने बताई थी। उसमें से जो एक था फाइनेंशियल अपनी जो है ना जी एडवाइस, वो नहीं लेनी चाहिए उनसे। दूसरा उसने कहा था ख़ास तौर पे जिसका आज की रेलेवेंस है, उसने कहा था कि अपने मेडिकल की बातें चैट जीपीटी से या किसी भी चैट बॉक्स हेल्थ रिलेटेड गुफ्तगू चैटर बॉक्सेस, ये जो चैट जीपीटी है, क्लाउड है, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म नहीं पूछने चाहिए, इसलिए कि उसको रेलेवेंस नहीं पता होती, गैर ज़रूरी। देखिए कल एक मरीज़ आया मेरे पास, मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, छोटा सा लंबा मुख्तसर करता हूँ। उससे मुझे कहा चेस्ट पेन हो रही है, कतर से आया था, तो मैंने सोचा शायद जॉब का स्ट्रेस होगा ये वजह। मैंने उसको देखा तो मुझे कोई वार्निंग साइंस मिले, तो मैंने उसे मुझे कहता है कि आप मुझे बताएं मुझे क्या है। मैंने कहा एक दिन ठहर जाओ, कल तुम्हारे टेस्ट आते हैं तो तुमसे बात करते हैं। तो कहते नहीं कुछ बताएं तो सही, आज की आपकी असेसमेंट क्या है। मैंने कहा यार गैर ज़रूरी तौर पे मैं आपको परेशान कर दूं, गैर ज़रूरी तौर पे तसल्ली दे दूं, और दोनों ही चीज़ें गलत है ना। तो इसलिए बेहतर है कि ये जो चैट जीपीटी और इस तरह की चीज़ें हैं ना, वो पहला डायग्नोसिस सिंपल गैस्ट्रो का, गैस का, थोड़े बहुत अफारे का, अगर वो मैदे का कैंसर बताएंगे तो आप दो रातें शायद सो ना सकें। इसलिए बेहतर होता है कि सबूत के साथ बात की जाए। सही बात है। और अगले दिन अनफॉर्चुनेटली ही टर्न आउट टू बी ए लंग कैंसर। तो कहने का मतलब ये कि इतना जो है ना ये आसान ज़िंदगी नहीं है मेडिसिन में। 2+2 इज़ नॉट ऑलवेज 4। उसमें एक बड़ा पैराफेनेरिया होता है जिसको देखना पड़ता है, जो चैट जीपीटी नहीं करता। ना उसके पास MBBS की डिग्री होती है, ना आगे जितने भी कोर्सेज होते हैं आपके वो सारे किए होते हैं, वो आप लोगों ने किए होते हैं। तो ऑलवेज ट्रस्ट योर डॉक्टर। अच्छा सर, ये तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि 4 तरह की चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं, ये जो अभी हम सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर पूरा एक कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, फिर करें तो करें क्या? जिनको पहले से प्रॉब्लम है उनको तो पता है, क्या इमरजेंसी में जाकर ट्रीट करवाएं उस चीज़ को, किस तरह से मैनेज करें? देखिए इसकी नौइयत है ना, हर बीमारी की कुछ वार्निंग साइंस है। उस वार्निंग साइंस को देखने की ज़रूरत है कि अगर सादा 1 से 2 किसी ने ओवर ईटिंग कर ली, कोई मतली की कैफियत होगी, पेट का पारा हो गया और थोड़ा सा टाइम देने से वो ठीक होने की तरफ माइल हुआ, तो इसका मतलब है कि चीज़ें सेटल हो रही हैं और उसको कोई होम रेमेडी जो कर रहे हैं, कहवे शहवे पी रहे हैं, वो पी लें और उसको वो वैसे उससे फ़र्क पड़ता है, कहवा पीने से फ़र्क पड़ता है। देखिए उसमें डाइजेस्टिव प्रोसेसेस को थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए, आंतों की मूवमेंट को आगे बढ़ाने की उसमें सलाहियत होती है। ये जो दालचीनी और सौंफ और इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसमें बेसिकली कुछ केमिकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो हर्बल मेडिसिन की तरह की जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस को आगे, डाइजेस्टिव प्रोसेसेस को बेहतर करते हैं, ठीक है फाइन। लेकिन अगर आप विद पैसेज ऑफ टाइम तकलीफ बढ़ रही है, शिद्दत सिम्टम्स की बढ़ रही है, तो ये एक वार्निंग साइन है। कोई भी सिम्टम हो, चाहे वॉमिटिंग हो, चाहे लूज स्टूल्स हों, चाहे कोई और सिम्टम हो जिसमें आपको लग रहा हो कि ये इंटेंसिटी बढ़ रही है प्रॉब्लम्स, तो ये वार्निंग साइन है। दूसरा ये है कि अगर उससे एसोसिएटेड अगर वॉमिटिंग्स करके या लूज स्टूल करने के बाद यूरिन आउटपुट कम हो गया या बहुत लेथार्जिक हो गया या ड्राउजी हो गया पेशेंट, तो इसका मतलब है कि ये सिंपल मैदे का मसला नहीं है, इसमें कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई है। तो ये एक वार्निंग साइन है कि कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी, ड्राउजीनेस और चक्कर आना, वो लेथार्जी, तो इस तरह करके अगर ये पानी की कमी हो रही है तो वो एक डेंजरस चीज़ है, किडनीज को मुतासिर कर सकती है, वाइटल ऑर्गन को मुतासिर कर सकती है। उससे बेहतर है कि फ़र्स्ट एड ली जाए। अगर कोई खुदा न खास्ता कैफियत हुई है और उसके साथ कोई फिट्स हो गए हैं, कोई लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गई है, या कोई छाती में जो जलन हो रही है उसके साथ एसोसिएटेड स्वेटिंग हो रही है, या कोई उम्र 50 साल से ज़्यादा है, तो इसमें ज़रूरी होता है कि आप असेसमेंट करा लें। अच्छा सर, ये भी आपने जिक्र किया ना कि छाती में दर्द हो रही है। अक्सर ये कहा जाता है कि हार्ट अटैक में
आपको ऐसे एक फील भी आती है कि आपके मैदे में दर्द हो रही है। इज इट ट्रू? जी बिल्कुल। सीने की दर्द या सीने की तकलीफ़ या सीने में जलन का एहसास, दर्द का एहसास, खाना गले की तरफ आना, ये सारी इतनी ओवरलैपिंग कंडीशंस हैं कि इसको असेस करना हर लेमैन आदमी का एट टाइम ज़रूरत, उसकी ट्रेनिंग भी नहीं होती और उसको समझ भी नहीं होती और वो कर भी नहीं पाता, इवन डॉक्टर्स नहीं कर पाते। देखें, समझने के लिए तकलीफ़ को 2-3 स्टेजेस हैं। एक तो ये है कि अलामात, इंटरव्यू, दूसरा है एग्जामिनेशन और तीसरा है टेस्ट। ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को जब मिलाते हैं तो एक कंक्लूजन, एक डायरेक्शन में मिलता है। मुझे एक अच्छी तरह याद है, एक प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी अभी भी लाहौर में माशाल्लाह काम करते हैं जी। उनकी अपनी वालदा को अर्ली मॉर्निंग छाती में तकलीफ़ हुई और उन्होंने कहा कि वाइट कलर का सिरप गैस वाला पी ले, और 2 से 4 दफ़ा उन्होंने पिलाया और उसके बाद उन्हें डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनकी वालदा की मैं बात कर रहा हूँ। फिर वो हॉस्पिटल में लेके गए तो बाय द टाइम उन्हें हार्ट अटैक था। तो कहने का मतलब ये है, एक ट्रेंड आदमी जिसने सारी उम्र गुजारी हुई है इस फील्ड में, उसको भी बाज़ औक़ात इंटरप्रिटेशन में टाइम लगता है। तो ये घर बैठे बंदे को तो ये गलती लग सकती है। ख़ास तौर पे इस पर वार्निंग साइन यही है कि उम्र जो है 40 साल से ज़्यादा हो, स्मोकर हो, ओबीस हो, डायबिटिक हो, उसको कोई भी सीने में, छाती में कोई भी तकलीफ इर्द गिर्द भी हो रही हो, छाती के किसी हिस्से में, सेंटर में, इधर राइट लेफ्ट किसी भी जगह पे, तो उसको चाहिए कि पहले कार्डियक असेसमेंट शुरू करें। कार्डियक असेसमेंट बड़ी आसान हो गई है जी, आप किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल में भी जा सकते हैं, बहुत पैसे नहीं लगते हैं। ECG इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी ईजी, और ये डर के ये नहीं रहना चाहिए कि मुझे दिल की बीमारी थोड़ी है जो मैं ECG करा, आपको करा लेनी चाहिए। डिनाइल जो है ना जी, ये डिफेंस मैकेनिज्म का पहली स्टेज है। हाँ। कि आप कहते हैं नहीं ये नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ। हालांकि उसके अंदर से खौफ हो रहा होता है कि ये तो नहीं है, लेकिन वो मानना नहीं है उसने। और मानना नहीं है तो ये वाइटल टाइम जो है उसमें बहुत सारा कीमती टाइम जो उसको डायग्नोज करने में, जो इब्तदाई तशखीस के बाद इलाज में मुआवन है, वो फिर ज़ाया हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, अभी आपने कैंसर का एक लफ्ज़ यूज़ किया, क्या हमारी सोसाइटी में ये रिपोर्ट ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं या वाकई जेन्युइनली कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है? और मैदे का कैंसर ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि कैंसर की ये वाली जो काइंड है, ऑब्वियसली ब्रेस्ट कैंसर है, बाकी चीज़ें हैं जिनके रेशो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बड़ी तेज़ी से ये जो है ना उस गैप को कवर कर रहा है। देखिए, छाती का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, लंग्स का कैंसर और इसके साथ लिवर का कैंसर, ये 4-5 बड़े कैंसर्स हैं। और इसके साथ फिर ओवरीज का और फीमेल्स में वो आ जाता है, उसका नंबर आ जाता है। तो मैदे का कैंसर हमारे रीजन में इतना ज़्यादा नहीं है। हमारे रीजन में लिवर कैंसर की शरह काफ़ी हद तक बढ़ गई है। इसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ एक बड़ा हिस्सा हेपेटाइटिस B और C का शिकार हुआ था, और पॉपुलेशन अराउंड 9 to 10% जो है हमारी हेपेटाइटिस B या C को कैरी कर रही है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन का जब इन्फेक्शन अंदर होता है तो वो लामहाला जब वक्त गुजरता है तो उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस वाले पेशेंट्स बढ़ जाते हैं। अब वो उम्र आ गई है मरीज़ों की, जो 89 में ये डिस्कवर हुआ था हेपेटाइटिस C, तो अब उस हिसाब से ये इसकी उम्र इतनी हो गई है जरासीम की कि उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाती हैं। जब पहले 5 से 10 सालों में इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रही होती इन्फेक्शन की, ये 15 साल के बाद जाके आमतौर पे हेपेटाइटिस C रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। हेपेटाइटिस B तो किसी स्टेज पे भी कैंसर कर सकता है, और हमारे यहाँ किसी स्टेज पे। आप कह रहे हैं हेपेटाइटिस को आसान मत लें? जी बिल्कुल। हम कहते हैं ओहो हेपेटाइटिस ही हुआ था, इंजेक्शन लगवा लेते हैं, दवाई खा लेते हैं, ठीक हो जाएंगे। तो आप कह रहे हैं हेपेटाइटिस कैन लीड टुवर्ड्स कैंसर क्लियरली। देखें, हेपेटाइटिस की इकसाम है ना, हेपेटाइटिस एक है पीला यरकान, हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश को कहते हैं, उसमें कुछ इकसाम है जिसमें पीला यरकान है, हेपेटाइटिस A और E की वजह से होता है, गंदे पानी, गंदी ग़िज़ा की वजह से। 4 से 6 हफ्तों में ठीक हो जाता है। लिवर कैंसर से उसका कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। हेपेटाइटिस B और C, जिसके उर्फ़े आमे काला यरकान कहते हैं, वो एक बड़ी वजह है हेपेटाइटिस C या B रिलेटेड कैंसर की, और वो डेंजरस है। और ये भी लंबे अरसे तक, इसमें से हेपेटाइटिस B जो है वो इब्तदाई स्टेज पे भी इवन डायरेक्ट कैंसर कर सकता है, लेकिन हेपेटाइटिस C आमतौर पे पहले जिगर को सुकड़ने का बायस बनता है और उसके बाद कैंसर का बायस बनता है। लेकिन जिगर के कैंसर की बड़ी वजूहात में से हेपेटाइटिस B और C हमारे रीजन में बहुत अहम है।